सवर्णों की लाभ पे राजनीति करने के लिए ये कानून लाया गया है। तो SC/ST है, SC/ST के 90% या फिर 75% से अधिक, 75 से 90 के बीच में केसेस जो होते हैं वो फर्जी होते हैं। तो देखिए खुला सांड है जो ऐसे जानबूझ के ऐसे कानून लाता है जिससे समाज में अवनति फैले। आपने ही बटेंगे कटेंगे से लेके एक है तो सेफ का नारा दिया था और आप भी ऐसे कानून ला रहे हैं, फिर समाज में विभेद भी होगा और इससे कोई एकता नहीं आएगी। ब्राह्मणवाद से आजादी, बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, जाति जाति का शोर मचाते केवल गायर दूर। जिन हाथों में शक्ति है रास तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। जैसा कि हम आपको बता दें कि यूजीसी 2023 जो कानून कहता है उसमें समानता है। अगर कोई भी वर्ग का स्टूडेंट हो, कोई वर्ग का इंसान हो, अगर किसी के साथ कोई भी दुर्घटना या फिर प्रताड़ित होता है तो उसके साथ एक जैसा कानून है। लेकिन इस कानून ने क्या कुछ बदल दिया है? जी, सबसे पहले तो मैंने सुना कि ये कानून का विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर इस कानून में इतना ही अगर ये पहले तो ये विघटनकारी है। अगर ये विघटनकारी नहीं होता, तो इसमें ऐसे प्रावधान नहीं होते कि किसी व्यक्ति के कहने पे पहले तो उसमें अनरिजर्व्ड को हटाया नहीं जाता। अगर अनरिजर्व्ड उसमें नहीं है, अगर सिर्फ एक क्लास SC, ST, OBC और PWD और वुमेन के अलावा सिर्फ उसमें एक अनरिजर्व्ड नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि सवर्णों की लाभ पे राजनीति करने के लिए ये कानून लाया गया है। और सवर्णों की लाभ पे राजनीति करने का सीधा अर्थ इस बात से है कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे SC/ST है, SC/ST के 90% या फिर 75% से अधिक, 75 से 90 के बीच में केसेस जो होते हैं वो फर्जी होते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। और उसके अलावा रोहित वेमुला से लेके जो भी अपायर तड़वी तक का केस था, उसमें आपने बाद में पढ़ा कि रोहित वेमुला नाम के व्यक्ति जो जिन पे SC/ST का आरोप लगा था, वो बाद में OBC उनका सर्टिफिकेट निकला। दूसरी सबसे प्रमुख बात ये है कि आप सभी ने शायद विष्णु तिवारी का नाम सुना होगा। विष्णु तिवारी जो है वो SC/ST एक्ट में पीड़ित थे, जो 20 वर्षों तक जेल में रहे और जब जेल से बाहर आके बोले कि उन पे मतलब मुकदमा फर्जी था, तो बोले कि मेरे 20 साल वापस कर दो। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी में जाने वाला व्यक्ति का जो भी छात्र होता है, उसकी सिर्फ एक पहचान होती है, उसकी एक जात होती है, वो विद्यार्थी होता है। शिक्षक जो होता है उसकी एक जात होती है, वो शिक्षक होता है। अगर आप ऐसे कानून लाएंगे तो ऐसा दमना से फैलेगा कि वहां जाने वाला व्यक्ति मन में ये सोच के जाएगा कि अगर मैं एक परीक्षा में बैठा हूँ और मेरे पीछे किसी अन्य का जिसको लोग निचला उजला बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई दूसरे का SC/ST का व्यक्ति बैठा है, उसके मन में यह है कि मुझे ये प्रश्न पत्र दिखा दो। अगर आप सवर्ण से आते हो और आप बोले कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, क्या उसकी मानसिकता ये नहीं होगी इस कानून की वजह से कि हाँ मैं इन पे इस केस के यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार केस कर देता हूँ। ठीक, तो सरकार की ये पूरी की पूरी विभेदकारी नीति है, ये विघटनकारी है। यूजीसी एक खुला सांड है जो ऐसे जानबूझ के ऐसे कानून लाता है जिससे समाज में अवनति फैले। आपने ही बटेंगे कटेंगे से लेके एक है तो सेफ का नारा दिया था और आप ही ऐसे कानून ला रहे हैं, फिर समाज में विभेद ही होगा और इससे कोई एकता नहीं आएगी। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बाकी आगे कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगर दूसरा इंसान होगा, एक दोनों में बात करने से डरेगा, कुछ पूछने से डरेगा। जो वर्ग है वो यही चाहता है कि इस कानून को हमें समानता लाए। अगर समानता की यहाँ बात हो रही है तो समानता ही हर सबके लिए, हर वर्ग के लिए है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं। लेकिन जी, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि अगर वो व्यक्ति जिसने आपके ऊपर इस विषय पे आक्षेप लगाया, अगर वो सिद्ध हो जाता है कि नहीं आपने कोई गलती नहीं की, तो भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है इसमें कि उस व्यक्ति को सजा मिल पाए। और दूसरी बात मेरे भाई ने कही पहले कि उस कमेटी में उसमें गाइडलाइन को अच्छे से पढ़िए, पैराग्राफ उसका 3C के बाद से 3E 3F पढ़िए। उसमें ये है कि व्यक्ति जो है उसमें कमेटी में विश्वविद्यालय कुलपति, सीनियर 3 प्रोफेसर और उसमें SC का OBC का व्यक्ति रहेगा और 3 बाहर के लोग रहेंगे। लेकिन उसमें कोई भी सामान्य का आदमी नहीं रहेगा। सामान्य के लिए बना कानून जिसमें सामान्य का ही व्यक्ति ना हो, तो फिर वहां न्याय का क्या हम मतलब रख सकते हैं। और विश्वविद्यालयों में अंतिम लाइन, विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा हम सुनते हैं कि JNU जैसी सारी संस्था में सबसे प्रमुख विषय है ब्राह्मणवाद से आजादी, बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार और बहुत अन्य ऐसे नारे जिसे स्वर्ण समाज ही है। और एक और अंतिम लाइन मैं बोलना चाहता हूँ, अभी कल का एक खबर आई है कि एक स्वर्ण समाज की बेटी, पहली बात तो आप सुने होंगे कि अभी कुछ दिन पहले एक IAS अधिकारी थे महोदय थे जिन्होंने बोला था कि स्वर्णों की बेटियां जो है वो, तो अगर अब मैं वो लाइन बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप समझिए कि स्वर्णों की बेटियों के मांगने की बात हो रही है, तो ऐसे कानून आएंगे तो हर दूसरा व्यक्ति पब्लिक में जाके बोलेगा कि हमें स्वर्ण की बेटी चाहिए और आप उसका विरोध करेंगे तो फिर आपको वो इस नियम के तहत फंसाएगा और फिर आप परेशान होंगे। और ऐसा सरकार का। लेकिन अंतिम लाइन एक और मैंने एक बार और बोली थी और मैं उन्हीं से प्रेरित हूँ। चंद्रशेखर सिंह जी जो बलिया से भारत के प्रधानमंत्री थे, मैं उसी बलिया से आता हूँ। उन्हें एक लाइन बोली थी कि जिन हाथों में शक्ति है रास तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। तो सरकार अगर ऐसे निरंकुश कानून लाएगी, ऐसे विभेदकारी कानून लाएगी, तो स्वर्ण समाज हमेशा खड़ा रहेगा और
इसको वापस करना पड़ेगा सरकार को, अन्यथा सरकार बदलने में बहुत देर नहीं लगती है। आप इस पे क्या कहना मैं चाहेंगे? ये कहूंगा कि ब्राह्मणवाद का पहला मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणों से रिलेटेड है। ब्राह्मणवाद का मतलब है शोषण से रिलेशन। ऐसा कोई व्यक्ति जो शोषण करता है वो ब्राह्मणवाद से ग्रसित है। कोई भी अच्छा ओबीसी का व्यक्ति ओबीसी का शोषण करता है, ओबीसी का व्यक्ति एससी का शोषण करता है, और अगर वो शोषण वाली सोच से ग्रसित है तो वो ब्राह्मणवादी सोच से ग्रसित है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण से ग्रसित है। अगर कोई भी व्यक्ति ये नारे लगाता है तिलक तराजू और तलवार इनके मार जूते का, तो इनका मैं खंडन करता हूँ। और दूसरी बात, जो भाई साहब एक बात कह रहे थे कि किसी को अगर बेटी नहीं दोगे या कोई एग्जाम में चीटिंग नहीं कराएगा, तो ये तो हास्यास्पद उदाहरण है। इनके बारे में मैं क्या कहूँ। दूसरी बात एक ये कह रहे थे कि 3 प्रोफेसर सीनियर रहेंगे। मैं तो ये पूछना चाहूंगा आंकड़े कितने हैं कि ओबीसी एससी के प्रोफेसर हैं। पहला ये राज्य विश्वविद्यालय में पहला ओबीसी का प्रोफेसर आए हैं। अब ये समझिए, इससे पहले ये कह रहा था इस समय प्रेजेंट टाइम एक ओबीसी के प्रोफेसर हैं। अभी तक सेंट्रल इंस्टीट्यूट में फिर से तीसरी बार यही याद करें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में 2020 तक एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं था। और जो लोग कह रहे हैं कि इनमें भेदभाव होगा, भेदभाव उनसे जाके पूछिए जिन्हें इंटरव्यू में 1-1 नंबर मिला है किसी विशेष जात से आने के कारण। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फिर वही पुरातन व्यवस्था में चला जाऊंगा कि शूद्रों को जान से मारने की सजा कुत्ता, बिल्ली, कौवा, उल्लू के बराबर थी। तो अगर वही कानून लागू करना चाहते हैं तो फिर ठीक है। तिरुवेनली की एक कास्ट है पुरादा वन्नास करके, उसे दिन में निकलना अलाउ नहीं, तो उन लोगों का शोषण की स्थिति आप देखिए, किस लेवल का शोषण है, वो दिन में निकल नहीं सकते। एक वहाँ की मालाबार तट की आपने शोषण की बात करी। शोषण अगर कोई भी वर्ग करता है, अगर एससी एसटी ओबीसी के साथ, तो जरूरी है सारे लोगों को ही कानून बना दिया जाए उनके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि शोषण हो गया और कुत्ता बिल्ली। देखिए, कोई भी एक तो पहले इसके पहले वाला जवाब दे देता हूँ, जिसमें इन्होंने बोला कि प्रोफेसर नहीं है, 1 नंबर मिलता है। भाजपा के अभी जो ये कानून बना है, तो भाजपा के कोर टीम में एक आदमी है जिनका नाम है दिलीप मंडल। जो मंडल सुअर पे जनेऊ चढ़ा के पोस्ट करते हैं, जो अभी भाजपा में बैठे हैं, वो व्यक्ति, वो रतन लाल जैसे लोग जब किसी संस्था में रहते होंगे, तो वो किसी सवर्ण को क्या ही नंबर देते होंगे। जो देखिए, सबसे पहले ये एक हास्यास्पद बात है, जैसे उन्होंने बोला, मैं उसको बोलता हूँ, ये हास्यास्पद बात है कि हम एक व्यक्ति का जैसे शोषण हुआ कि पता नहीं कौन किसने किया, बाप दादा ने किया, तो आप उसको वर्तमान में लाके ये बोल देंगे कि हम भी करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है। समाज में जाति विभेद का अभी जो चलन खत्म, मैंने शुरू में बोला था बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारे दिए गए, जिसमें व्यक्ति को विश्वविद्यालय में आते हैं, हम एक भी बार ये नहीं सोचते हैं कि मेरे साथ का लड़का है वो किस जाति का है, किस धर्म का है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो विश्वविद्यालय में मेरा मित्र है। लेकिन अगर ऐसे कानून आएंगे तो व्यक्ति सबसे पहले यही सोचेगा कि अच्छा, मैं 4 लोगों के साथ बैठा हूँ, थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें कोई अन्य जाति संप्रदाय का तो नहीं है। क्योंकि अगर जाति की बात होगी, क्योंकि उसको ये भी तो भय रहेगा, इस कानून की वजह से भय रहेगा। मेरा अर्थ ये है कि अगर उसमें आपको समानता लानी है, ऐसे कानून लाने हैं, इक्विटी लानी है, जो उसका नाम भी इक्विटी रेगुलेशन भी, और इक्विटी लानी है, तो सबसे पहले आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि उसमें आप अनरिजर्व्ड को भी ऐड कर दें, फिर इक्विटी लाएं। फिर कम से कम ये तो रहेगा ना कि जो शोषित होगा, देखिए, जाति एक लाइन है, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो यहाँ जाति का कोई बात नहीं है, सब जाति समान है। लेकिन समस्या ये है कि सरकार ऐसे कानून लाएगी तो जाति पे ही होगा बाद में, और वैमनस्यता और फैलेगी। और जिन्होंने बोला कि इससे समाज में जो दबे कुचले लोग हैं वो ऊपर आएंगे, या दबे कुचले लोग जो हैं, जिनको बोलते हैं लोग जाति का भेद, इस कानून की वजह से और वो ज्यादा प्रताड़ित होंगे। क्योंकि जिन व्यक्ति के मन में मानसिकता ये है कि इससे हमारा ह्रास हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति को किसी फर्जी केस में, जैसे विष्णु तिवारी को 20 साल कर दिया गया, विष्णु तिवारी जब जेल से बाहर आएंगे तो वैसे लोग क्या मन में सोचेंगे कि अरे मेरे 20 साल बर्बाद हो गए सिर्फ एक झूठे केस की वजह से। ऐसा तो क्या लगता है कि आपको इसमें इस नियम में बदलाव होने जी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 विशेष, देखिए मैं तो सिर्फ आग्रह कर सकता हूँ कि 2 विशेष बदलाव होने चाहिए। पहला कि उसमें या तो अनरिजर्व्ड को भी ऐड करिए, पहले तो या तो कानून हटाइए या तो अनरिजर्व्ड को ऐड करिए। क्योंकि एससी एसटी एक्ट और यूनिवर्सिटी में एंटी रैगिंग और भी रेगुलेशन के बहुत सारे कानून यूनिवर्सिटी पहले से चला रही है। तो या तो आप इसको हटाइए या तो आप उसमें अनरिजर्व्ड ऐड कीजिए। और दूसरी बात इसमें कि उसका जो पैराग्राफ 3C है, उसमें ये है कि डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा है, उसमें है धर्म, जात, नस्ल भेद है, लेकिन उसके नीचे के पैराग्राफों में ये है कि आपने किसी भी जगह पे ये नहीं दिया है कि कोई व्यक्ति अगर ईडब्ल्यूएस जनरल का है तो क्या उसके ऊपर भी ऐसी टिप्पणियां होती होंगी, तो क्या उसको संरक्षण प्राप्त नहीं है। बाकी पहला सुझाव ये, दूसरा सुझाव ये, तीसरा एक और है जिसको सरकार चाहे तो कर सकती है कि आप स्क्रूटनी ऐसा बनाइए कि एंटी रैगिंग और बाकी जो कानून पहले से चल रहे हैं उन कानूनों पर ऐसी स्क्रूटनी हो कि कोई भी व्यक्ति निर्दोष को सजा ना हो, जिससे ये कानून पूर्ण रूप से अच्छे से कार्य क्रियान्वयन हो सके और संचालित हो सके। जैसा कि आपने बोला, योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है,
इसमें बड़ी बड़ी बातें होती है कि हम सनातन को लेके चलते हैं, धर्म की बातें होती हैं। इस जातिगत भेदभाव जो हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या ये जातिगत राजनीति चल रही है, हर वर्ग को अलग करने की, भेदभाव करने की? क्या लगता है ये जातिगत राजनीति कैसे बीजेपी खेल रही है? मुझे लगता है ये चुनावी मुद्दा है, मतलब अगले साल चुनाव है यूपी में। हम्म। तो मुझे ये लगता है कि ये ज्यादातर ये जो 63% वोट है तो उनको नहीं मिलता है, उसको केटर करने के लिए किया जा रहा है। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं लगता है। मतलब इस बिल को वापस तो नहीं लेना चाहिए, मैं ऐसा कहूंगा कि थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, बट कुछ चेंजेस करे जा सकते हैं। जहाँ सम्मान की बात होती है, एक समान की बात होती है, वहां पे ये यूजीसी कितना ज्यादा कारगर साबित होगा? मुझे लगता है ये अच्छा स्टेप हो सकता था अगर कुछ बदलाव होते इसमें, और खासकर अगर इस बिल की रीजन से कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन होता है उसको टारगेट किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अच्छी चीज है, लेकिन इस बिल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सवर्णों के खिलाफ जाती है। मतलब उसको गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर वहां पे अगर एक सवर्ण या फिर जनरल कैटेगरी का इंसान प्रोफेसर नहीं होगा तो हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, छोटी सी बात पे बहुत बड़ी चीजें उसके खिलाफ हो जाए, 20 साल की जेल भी हो सकती है, ऐसा कुछ। ये सब गलत चीज है। जैसा कि आपने देखा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि यूजीसी कानून बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सवर्णों के साथ भेदभाव है। पहले ये छोटे वर्ग के साथ होता था, लेकिन अब वही जनरल कैटेगरी के साथ हो रहा है। ये कानून समानता का नहीं है, ये भेदभाव का है। आगे हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे यूजीसी कानून में क्या बदलाव होने चाहिए और इस कानून को लागू होना चाहिए या नहीं।